शख्स जो है ना वो इज्जत चाहता है। तो हमने ये देखा कि इस पार्टी के अंदर आने के बाद हमारी इज्जत भी बनी कि जो आप पूछना चाह रहे हैं कि दूसरी तरफ जो एक तरफ हम खिदमत कर रहे थे और दूसरी तरफ जो दूसरी चीज़ें हो रही थी, नहीं जी, हमारे यहाँ इस टाइप की जो तरबियत थी वो नहीं हुई थी हमारे इलाकों में, क्योंकि सारे पढ़े लिखे घराने से फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। सही। मैं उस ज़माने की लीडरशिप की बात अगर कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई जब हमारे लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसे हुए ये हो, तो ये उसके बाद ही सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा। वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि किसी भी सियासी पार्टी को या किसी भी एक आम शहरी को असला लेना पड़ता है या लाइसेंस बनवाना पड़ता है। ये सोशल मीडिया उठाकर देखें कि अब मैं अगर कुछ थोड़ी सी भी चीज़ ऐसी बोलता हूँ तो मेरे खिलाफ एक होती है ना, एक लैंग्वेज, इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है कि वो नहीं होनी चाहिए। हमारी यूथ जो है, पढ़ी लिखी यूथ जो है, वो उस ट्रैक पे चल पड़ी है जिसपे नहीं जाना चाहिए। और फर्स्ट हमारे लिए पाकिस्तान है ना, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, उनके लिए रेड लाइन खान है। ये अमल करने से आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। एक आम आदमी तरक्की करेगा तो भले आप करें, और आपकी फौज का इसमें वावा होगी तो आप ये सब करें। अगर मैं आज भी पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहता रहूं, ठीक है, तो मुझे अपने इलाके के जो काम करवाने हैं वो मैं किससे करवाऊंगा? तो अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है ना, वो रोड पे काम करने की नहीं है। हम चाहते हैं कि वफाक में रहकर पाकिस्तान की सही तरीके से, मतलब जो भी कानून साजी है या जो आवाज़ है वो बनकर हम कौमी असम्बली में बैठें ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आम आदमी पॉडकास्ट के पहले पॉलिटिकल गेस्ट हैं, और आज से पहले किसी भी सियासतदान या किसी ऐसे बंदे जिसका ताल्लुक़ सियासत से हो हमने अपनी पॉडकास्ट में नहीं बुलाए। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं इनका नाम है मुईद अनवर। मुईद अनवर साहब जो हैं, ये इनका ताल्लुक़ MQM से है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, और ये करंटली जो हैं वो सिंध असम्बली के MP हैं। तो हम बात करेंगे आज मुईद भाई से सारे उन मसलों के बारे में जो हम करंटली फेस कर रहे हैं, सारे उन चीज़ों के बारे में जो MQM ने फेस की और इनकी अपनी जर्नी के बारे में। तो बगैर किसी देर के चलते हैं और बात करते हैं मुईद भाई से। अस्सलाम वालेकुम मुईद भाई। जी वालेकुम सलाम। मुईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारी इस पॉडकास्ट के लिए। और हम मुईद भाई शुरू करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से, क्योंकि पहले लोगों को ये बताना है कि भाई जो ये गेस्ट हैं इनका ताल्लुक़ कहाँ से है और कैसे इनका ताल्लुक़ इस पार्टी से बना। तो अपने बारे में बताएं मुईद भाई कि कहाँ से ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, कि मतलब आपने तालीम कहाँ से हासिल की, फिर आपकी पार्टी में शमूलियत किस तरीके से हुई? ये तो बहुत ही मतलब स्टूडेंट लाइफ में ही हम पार्टी में आ गए थे। मैं ये समझता हूँ, मैं जब आया तो मैं 9th क्लास में था। तो जब भी मैंने MQM ज्वाइन कर ली थी, हम बेसिकली मुझे लाने वाला मेरा एक दोस्त था। मैं किसी नज़रिए या किसी जज्बाती बने को देखकर MQM में नहीं आया था। मेरा दोस्त ऑलरेडी मुगनी रज़ा है, जो ऑलरेडी अब MQM ज्वाइन कर चुका था, तो उसने ही मुझे वो किया। तो फिर मैंने इस वक्त जाकर फिर मैंने ज्वाइन की, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम MQM पाकिस्तान में ही हैं शुरू से। और जहाँ तक रही क्वालिफिकेशन की, तो हमने मैट्रिक 7 ऑक्स से किया, इंटर अब मैंने उधर से किया अपना नेशनल कॉलेज से, फिर BCom किया। तो इस तरीके से बस हमारी रही, मुख्तसर सी हमारी वो है स्टोरी। तो ये जो 9th क्लास में आपने बताया कि 9th क्लास में आपने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, तो 9th क्लास का बच्चा तो मुझे बहुत छोटा होता है बस में। मैं ये बता रहा हूँ ना सर, उस वक्त मैं 88 था। 88 में एक MQM का पीक था, समझे, और नई नई MQM आई थी। बल्दियाती इलेक्शन 1987 में हुए थे, जिसमें सबसे कम उम्र मेयर फारूक सत्तार भाई बने थे। उसके बाद 88 में जब सूबाई कौमी इलेक्शन हुए, तो बस हम उसी के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम भी इन हो गए थे। तो फिर उसके बाद चलते रहे और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। तो ये है। तो आपके दोस्त
आपको इस तरफ लेके आया, आपने ये जी बताया? मेरे दोस्त लेकर आए। लोग कहते हैं ना कि जी हम नजरियात देख कर आए, हम माजरों पे वो हो रहा था, हम माजर कॉज के लिए आए, हम पे माजरों पे जुल्म, नहीं जी मेरा ऐसा कुछ नहीं था। सही। पर हाँ, आने के बाद बहुत सारी चीजें देखी भी, समझी भी, सीखी भी और नजर भी आई बहुत सारी चीजें जो आज के हमारे बड़े लीडरान जो बात करते हैं वो गलत नहीं थी उस वक्त के हिसाब से, मैं समझता हूँ। तो आने के बाद तो आपने बहुत कुछ देखा होगा ना। ये आइडियोलॉजी जो उस वक्त एमक्यूएम की आइडियोलॉजी थी, जो जिस वजह से एमक्यूएम बनाई गई थी, वो आपको एमक्यूएम ज्वाइन करने के बाद तो पता चली होगी कि भाई ये वजह हुई थी। तो उन चीज़ों ने आपको कितना इंस्पायर किया, या कितने आपके वो एमक्यूएम में रहने की, क्योंकि तो आप गए थे, रहने की क्या वजह बनी कि वही चीज़ें आपने जब मकासद देखे कि क्या मकासद हैं पार्टी के, तो वही चीज़ें वजह बनी? देखिए जी, हर शख्स जो है ना वो इज्जत चाहता है। तो हमने ये देखा कि इस पार्टी के अंदर आने के बाद हमारी इज्जत भी बनी और हम जो हैं, जो कि मैं समझता हूँ लोग लाखों करोड़ों रुपए देकर हासिल नहीं कर सकते शोहरत और इज्जत, वो हमें इस पार्टी में मिली। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें वो जो एमक्यूएम का प्लेटफॉर्म था उधर से मुझे ख़ास तौर पे जो एक चीज़ क्लिक हुई वो ये थी कि आप अल्लाह की मखलूक की बड़ी अच्छी तरीके से खिदमत कर सकते हैं। आपके जेब में कुछ भी ना हो, पर आपका हमारा जो एक प्लेटफॉर्म था उस ज़माने में KKF थी, ये थी, तो उस ज़माने में हम जो थे जो बहुत से ऐसे गरीब लोअर मिडिल क्लास कह लें वो लोग होते थे जो बेचारे अपने बच्चों की शादियों में प्रॉब्लम है, एजुकेशन की फ़ीस के हवाले से प्रॉब्लम है, मतलब इलाज के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से प्रॉब्लम, तो वो हमारे पास आते थे उस ज़माने में और हम देखते थे, हम भी करते थे, हमारे से भी अल्लाह करवा रहा होता था और हमारे जो जिम्मेदारान थे उस वक्त के वो भी उस वक्त करते। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत ही वो हुई कि यार देखें हमें कैसा मौका मिल रहा है कि हमारे पास खुद 100 रुपये नहीं है पर हम किसी की 10,000 की हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट मुझे नज़र आई एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से कि अल्लाह की मखलूक खिदमत। और फिर बड़े होप रखते थे प्लेटफॉर्म एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से लोग कि भाई ये वाहिद वो जमात है जो हमारे मसाइल हल कर सकती है, जो हमारे लिए आवाज़ उठा रही थी। और उस वक्त जो हम आवाज़ उठा रहे थे लोगों के, कर भी रहे थे असेंबली में जाकर। उस ज़माने में भी जो हमारे कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली में लोग थे, आवाज़ उठाते थे कराची के इशूज़ पे, ऐसी बात नहीं है। तो मोहित भाई, स्टूडेंट लाइफ में पार्टी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो पार्टी के साथ एसोसिएटेड होते हैं लोग, वो आमतौर पे उनका लोगों का ख्याल ये होता है कि वो जो है वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व काम तो कर रहे होते हैं कि भाई लोगों की हेल्प आउट भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी की जा रही है, बट उसके अलावा जो ये जो जिसको हम कहते हैं एक्शन फिगर जो होता है, वो स्टूडेंट लाइफ में कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बंदे को ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं, फील होती हैं। जी सही। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे यूनिवर्सिटी कॉलेज? बिल्कुल क्लियर बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, जब मेरा हुआ, तो जब भी मैं जाता था वहाँ जो तलबा तंजीमें थी वो आपस में उनके क्लैश चल रहे होते थे। वो PSF वहाँ से फायरिंग कर रही है तो इधर से दूसरी जमात के लोग फायरिंग कर रहे हैं, ANP, BSO, APMSO, आपस में इन लोगों क्लैश चलते रहते। तो मैं तो जाता था, क्लासेस बहुत कम होती थी वहाँ पे, तशद्दुद ज़्यादा होते थे। अच्छा, जब मैं जाता था तो वो जाहिर सी बात है, हमने भी APMSO ज्वाइन किया हुआ था, तो मैं ज़्यादा देर रुकता नहीं था। मैं फिर कॉलेज नहीं गया इस वजह से ज़्यादा। अच्छा। कि भाई जब जाओ तशद्दुद हो रहा, फायरिंग, आपस में क्लैश हो रहे होते थे, तो इस वजह से भी तो मैं इन चीज़ों में भी पढ़ा नहीं। साफ बात है, क्लियर बात है। जब वो जो चीज़ें थी जो उस टाइप की, तो हमने नहीं किया। हमारे आप अगर ये पूछें जी इलाकाई सतह पे क्या मतलब कहते हैं कि यूनिट इंटरसेक्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन इकबाल का जो माहौल था उस वक्त भी बहुत बेहतर माहौल था। ऐसे वाक़ियों में हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते थे कि जो आप पूछना चाह रहे हैं कि दूसरी तरफ जो एक तरफ हम खिदमत कर रहे थे और दूसरी तरफ जो दूसरी चीज़ें हो रही थी, नहीं जी, हमारे यहाँ इस टाइप की जो तरबियत थी वो नहीं हुई थी हमारे इलाकों में, क्योंकि सारे पढ़े लिखे घराने से, फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और सब वेल ऑफ लोग थे। वेल ऑफ से मुराद के पहले तो आपको याद होगा कि 88-89 में ऐसा होता था, एक कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे घराने से ताल्लुक़ था, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे घराने से ताल्लुक़ था, तो इस चीज़ों में हमारे लोग नहीं गए ज़्यादा, मैं समझता हूँ। अच्छा, MQM जब बनी तो महाजर कौमी मूवमेंट थी, उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी। इनिशियली जो कॉज लेके चले, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो मुझे सही कीजिएगा। जी। इनिशियली अगर देखा जाए तो जो कॉज लेके MQM चली थी वो महाजिरों से रिलेटेड था कि महाजिरों के हुकूक मिलने चाहिए, जो उनके हुकूक को जिस तरीके से दबाया जा रहा था
उस कौम को जिस तरीके से दबाया जा रहा था उनके हुकूक मिलने चाहिए, ये एक स्लोगन था पार्टी का। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब बनी तो क्यों महाजिरों से निकल के दूसरी कौमों तक नहीं फैल पाए? सर देखिए, बात ही नहीं, देखिए जब महाजिर कौमी मूवमेंट थी तो उस वक्त भी हम इंटीरियर सिंध में भी हमारा सक्कर, टंडोला यार, इस टाइप के इलाकों में काम हो रहा था, उधर भी महाजिर रहते थे तो हो रहा था। और हर पार्टी जब बढ़ रही होती है, देखिए पीपल्स पार्टी भी आप अगर थी तो वो सिर्फ सूबे सिंध की पार्टी नहीं, पूरे पाकिस्तान की पार्टी थी। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब बनी 18 मार्च 1996 में, आई थिंक सो, तो वो उस वक्त की ज़रूरत थी। मैं ये समझता हूँ कि जब कराची से या सिंध से जब बाहर जाना था तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बनना था। पर अफसोस जिस तरीके से हम यहाँ बढ़ रहे थे, जिस तरीके से हमारी हर जगहों पे रूट्स फैल रही थी, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब कह लें या वो जो एक मौलवी जो है हलवा मांडे वाले जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, वो नहीं चाहते थे कि ये कराची से निकलकर बाहर जाएं। और आपने ये भी देखा होगा 1992 के बाद हमारे ऊपर एक ऑपरेशन भी हुआ। सही। मैं उस जमाने की लीडरशिप की बात अगर करूं, कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई जब हमारे लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे जलसे हुए ये हो, तो ये उसके बाद ही सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा। हमें ये करना पड़ा कि जी हम जो थे, मतलब कराची से निकलकर हम पंजाब की तरफ जा रहे थे तो नहीं जाने दिया गया। हमने जी गिलगित बल्तिस्तान से भी सीट हासिल की बाद में जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी। हमने जी कश्मीर से भी एक सीट हासिल की, 2 सीटें कश्मीर से भी हासिल की। तो मुत्तहिदा का काम चल रहा था। पर मैं ये कहता हूँ कि जी जो हम पे ऑपरेशन हुआ और या जो उस वक्त की क़यादत हमारी जिस ट्रैक पे चल पड़ी थी, तो उसकी वजह से भी हमें बड़ा डैमेजेस हुए हमारे। वरना हम आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की एक जमात हैं, पर मैं ये समझता हूँ पूरे पाकिस्तान से भी हमारी सीटें होती। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो MKM की जो प्रेजेंस है वो हमें पंजाब, KP इन साइड्स पे बहुत लिमिटेड नजर आती है। जी, हमारे अभी भी बलूचिस्तान में भी अभी बल्दियाती जो इलेक्शन हुए थे वहां से भी 2-3 काउंसलर्स की सीटें आई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेजर जो MKM को हम काउंट करते हैं वो कराची और हैदराबाद वाले एरिया से, कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास ये वाले एरिया में थे। तो मोहित भाई, इतना लंबा आपने टाइम पार्टी के साथ गुजारा, 88 से लेके अभी तक हैं आप पार्टी के साथ एसोसिएटेड। आपको लगता है कि कुछ चीज़ों पे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपने सेक्रीफाइस किया है बिकॉज ऑफ द पार्टी? देखिए जी, करना पड़ता है। जब आपके ऊपर क्राइसिस आते हैं, आप अपनी फैमिली से दूर भी होते हैं, आप अपने जो कह लें, आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी क्राइसिस में आते हैं आपके साथ ऑटोमेटिक। तो वो तो चलता है सर। पर मैं ये समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें अपनी जगह, अगर हमने ज्वाइन किया था तो किसी मकसद, किसी कॉज के खातिर हमने ज्वाइन की थी। हम बस वही अचीव कर लें तो हमारी वो जीत है, वो हमारी कामयाबी है। मैं समझता हूँ परेशानियां तो आती हैं जी, परेशानियां इस पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पे तो बहुत ही रही। माजी में जैसे आपने देखा होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पे जैसे क्राइसिस आए, मैं ये समझता हूँ कि मैं हम पे तो कुछ भी नहीं, पर वो लोग जिनके घरों में इंतकाल हो गए, जिनके घरों में बहुत कोई ऐसे वाक़या हो गए, वो अपने घरों पे भी नहीं जा सके, जो आप कह रहे हैं कि किस किस्म का सेक्रीफाइस किया या क्राइसिस को किस तरीके से फेस किया। तो वो तो बहुत मुश्किलात का उन लोगों ने भी सामना किया। और कई लोग ऐसे थे कि बेचारे असीर थे और उनके घरों में इंतकाल हो रहे हैं या शादियाँ हो रही हैं, वो अटेंड नहीं कर सकते थे। कई लोग ऐसे थे कि मुल्क से ही बाहर जा चुके थे, वो वापस अपने शहर में अपने बीवी बच्चों में या माँ बाप या घर वालों के साथ नहीं आते थे। तो इसी तरीके से सर मेरे साथ भी बिल्कुल हुआ सर। हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भुगता है, फेस किया है, और उसके अंदर रहते हुए हमें भी अपने घर वालों से दूर रहना पड़ा, हमें असीर भी होना पड़ा, हमें रूपोश भी होना पड़ा, हमें फाइनेंशियली भी बहुत से प्रॉब्लम्स आई। और बिल्कुल मैं समझता हूँ जब हम सियासी एक पार्टी में जब काम कर रहे थे, जब उसमें क्राइसिस आए तो वो भी हमने फेस किए, और जब अच्छा वक्त आया तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्पेस मिली और हमने उसमें भी काम करके दिखाया। तो मैं कहता हूँ ये पार्ट ऑफ कह लें पॉलिटिक्स है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के उसमें तो ये है सर। सही। तो मोहित भाई, हमने देखा वैसे अक्सर लोगों को कि जिन्होंने पार्टियां अपनी चेंज कर ली, एक पार्टी छोड़ी फिर दूसरी में चले गए। इवन MKM के अंदर भी हमने लोगों को देखा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए या दूसरी पार्टी छोड़ के MKM में आए। लाइक आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे नबील कबूल, वो सब छोड़ के पीपल्स पार्टी को छोड़ के वो MKM में आए, उसके बाद MKM छोड़ के वापस चले गए। बिल्कुल। तो
कभी आपको कोई ऐसी ऑफर हुई या कभी आपका ऐसा दिल किया कि यार अब बस इस पार्टी के साथ जितना टाइम गुजारना था वो मैंने गुजार लिया, अब मुझे दूसरी तरफ जाना चाहिए? नहीं जी, मैं बताता हूँ आपको ऑफरें क्यों नहीं आई, आती हैं सर। मैं जिन सीटों पे रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी काम करने का भी मौका मिला और मैंने आवाम की खिदमत भी की, तो उस वजह से मेरा एक नाम और फेस भी बना, तो पब्लिक ने, दूसरी सियासी पार्टियों ने मुझे अप्रोच भी किया। पर आप जो बता रहे ना, देखें फ़र्क ये है, एक तो जमहूरियत है जी, अब तो जमहूरियत है प्योरली। मैं किसी भी पार्टी में जा सकता हूँ, मेरी पार्टी में कोई भी आ सकता है, वो उसका है जिसको जहाँ का नज़रिया, जहाँ की चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई वो अगर ये समझता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए काम कर सकती है, पाकिस्तान की मैं समझता हूँ जो परेशानियाँ हैं उसको रिजॉल्व कर सकती है, तो जी वो ज़रूर आए हमारी इसमें। और अगर कोई ये समझता है कि दूसरी सियासी पार्टी बेहतर है तो उधर जाए। पर आप ये देखिएगा कि जी हमारी पार्टी में जो भी आया उसको अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत भी मिली। आपने नबील कबूल साहब के एग्जाम्पल दी, तो नबील कबूल साहब आए तो उनको सीट मिली वहाँ से सर, बिल्कुल, और उनको हमने एमएनए बनाया। आप ये बताएं ना कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से कोई जाता है, किसी भी वजह से जाता है, कोई भी उसको कहाँ पे सीट मिली, कहाँ पे उनको कोई ऐसी चीज़ दो। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से निकल कर जाने के बाद उसकी वो वैल्यू, वो इज्जत नहीं रहती जो हमारी अपनी पार्टी के अंदर है। तो जैसे आमिर लियाकत साहब गए आपकी पार्टी छोड़ के दूसरी जगह पे, दूसरी पार्टी में, उनको सीट वहाँ से भी मिली। बिल्कुल, वहाँ से भी मिली, और वो तो उस वक्त वो एक, मैं समझे 2018 की आप बात कर रहे हैं, आमिर लियाकत साहब को 2018 मरहूम को 2018 में बिल्कुल सीट मिली। पर वो किस तरीके से मिली, क्या वजूहात थी, ये हम भी जानते हैं, और किसने उनको उधर कहा था कि जाइए, ये सारी चीज़ें हमारे बिल में है, आपके बिल में होगी, तो मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। पर मैं सीरियसली बताना चाह रहा हूँ, देखिए मुझे अभी बहुत सी जगहों से ऑफर थी कि भाई आ जाए आप हमारी पार्टी में, आ जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था, या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जब मैं था तो 2018 के जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो लोग काफ़ी हमारे भी दूसरी सियासी पार्टी में जा रहे थे, वो समझ रहे थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ख़त्म हो गई है। पर मैं ये समझता हूँ कि हम ख़त्म नहीं हुए, हम पहले से भी ज़्यादा मजबूत हुए और पहले से भी ज़्यादा निखर कर सामने आए, और अपनी पार्टी में रहकर जो बात है वो दूसरी पार्टी में जाकर कोई बात नहीं। आज मैं ये कहता हूँ कि जी आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, अगली दफ़ा सिर्फ आप पीछे बैठे दूसरों लोगों के लिए तालियां बजा रहे होंगे। तो नहीं जी, मुझे जो अपने घर में, अपनी पार्टी में जो इज्जत है शायद वो कहीं और मिले, और जिस तरीके से मैंने इस पार्टी में रहते हुए अपनी आवाम की खिदमत कर सका, अपने लोगों के लिए जो कर सका वो किया। मैं नहीं समझता कि कोई दूसरी सियासी पार्टी में मैं जाकर कुछ ऐसी तरीके से कर सकता। तो सर MQM के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर होती थी, जो हम, क्योंकि मैं पूरा अपनी ज़िंदगी मैंने कराची में गुजारी है, इसलिए MQM से रिलेटेड या किसी भी दूसरी पार्टी से रिलेटेड जिसका ताल्लुक कराची से हो, वो सारी बातें जो है मैंने अपने कानों से सुनी है ज़्यादातर। तो MQM के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर कही जाती थी कि इस पार्टी के अंदर जाना आसान है, निकलना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अब वो चीज़ें चेंज हुई हैं, चेंज हो। बट इस बारे में आपको लगता है कि क्या ये कभी हकीकत रही होगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मैं, जब से मैंने वो पार्टी के अंदर शमूली थी, मैं उस वक्त से बात करूँगा, 87 से लेकर, अगर 88 से लेकर अगर 2016 तक करें तो बहुत कम लोगों की हिम्मत हुई, ठीक है ना। और मे बी उस वक्त ऐसा होता होगा, पर अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई, जैसे अभी बहुत सारे लोग हमारे MQM से गए दूसरी सियासी पार्टियों में, तो जा सकते हैं सर, वो उनके ऊपर है। वो अगर ये समझ रहे हैं कि नहीं जी हम इधर फिट नहीं है, तो वो जाएं दूसरी जगह जाकर काम कर देख लें। पर फिर मैं अब वो चीज़ें नहीं। हाँ, हो सकता है पहले थी, मेरे जहाँ तक ख्याल है ऐसा होता था, लोगों को खौफ होता था, पार्टी छोड़ देते थे, घर में बैठ जाते थे, नाराज होकर घर बैठ जाते थे, पर कोई दूसरी सियासी पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं करते थे जाकर। तो पहले ट्रेंड भी नहीं होता था ना, पहले तो ये ट्रेंड ही नहीं था कि आप एक पार्टी छोड़ें दूसरी में चले जाएं। ये तो अब हमें रिसेंट नहीं सर, ये ट्रेंड आपका कराची में नहीं था, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब साइड पे होता था, यहाँ पे नहीं होता था। यहाँ पे लोग में था, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह था। यहाँ पे लोग ये कहा करते थे कि भाई ये पार्टी में आप आ गए तो फिर अब यहीं रहते हैं। जी हाँ, पर ऐसा बहुत से लोग घर बैठ गए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद, लेकिन इस सारी चीज़ों के बाद भी मोहित भाई, हमने एक चीज़ ये देखी कि MQM हकीकी MQM से टूट के अलग हुई और बनी। लोग MQM से निकले और उन्होंने MQM हकीकी बनाई। ये आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। फिर दूसरी चीज़ हमने ये देखी, अभी कितने सारे लोग MQM छोड़ के गए दूसरी पार्टीज़ के अंदर, लेकिन वो MQM हकीकी उस वक्त बनी। फिर अभी ये MQM लंदन का एक विंग अलग हो गया। तो ये
अब अलग हो रहे हैं, पार्टी से लोग अलग हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब हम उस चीज को स्टैम्प कर दें कि जी एमकेएम के अंदर कोई आ गया तो वो जाएगा नहीं। तो हमने ये नहीं सर, आगे तो जा सकता है। और हकीकी की बात रही, हकीकी आफाक साहब का जो उस वक्त का भी इख्तिलाफ था या जो भी उस वक्त की चीजें थी वो सिर्फ माजिर कॉज पे थी। तो वो कहते थे जी मैं मुत्तहिदा को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ कराची की माजिर को। तो उस वक्त के हिसाब से वो बनी थी, वो अभी तक वो अपने उस पर डटे हुए हैं, रुके हुए हैं, इसलिए वो वापस एमक्यूएम में आना मुनासिब नहीं समझते, मैं समझता हूँ। बाकी दूसरी सियासी पार्टियां थी, वो गई, उन्होंने देखा, जो दूसरे हमसे टूट कर अपनी सियासी पार्टी में, उन्होंने देखा कि भाई फ़ायदा नहीं है इसी प्लेटफॉर्म से। पतंग में ही आज भी जो लोग हैं वो काइट लवर्स हैं, तो वो बिल्कुल उन्होंने इस सब कर और बिल्कुल बहुत अच्छा किया। और उनके आने से भी हम बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा मजबूत हुए। ये आपने इस इलेक्शंस में भी देखा होगा, फिर हमारे जलसों में भी देखा है, कॉर्नर मीटिंग्स में भी देखा, हमारे कारकुनान की भी तादाद बढ़ी। तो वो सारी चीज़ें हैं, ऐसी नहीं कि वन साइड ही हम सिर्फ बोल दें कि नहीं जी, नहीं, सबके एक होने से भी मजबूती आती। सही। तो मोहित भाई एक चीज़ बताइएगा कि पार्टी में डिसएग्रीमेंट होते हैं लोगों के आपस में? क्यों नहीं होते सर? जहाँ पे जमहूरियत कह लें, जहाँ पे सगे भाइयों में हो जाते हैं सर, और जहाँ पे जो शहर के लिए बात हो रही होती है कि किसी का कुछ होती है सोच, किसी को कुछ, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस भी है सर, ऐसी बात नहीं है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए होते हैं, डिसएग्री भी होते हैं एक दूसरी चीज़ों से। अच्छा, आपको चेंज नजर आते हैं? जो डिसएग्रीमेंट आज से 5 साल पहले हुआ करता था और डिसएग्रीमेंट जो आज होता है, उसमें कोई फर्क नजर आता है आपको? बहुत फर्क नजर आता है। उस वक्त वन मैन शो हुआ करता था, अब नहीं होता। अब डिबेट होती है, टेबल टॉक होती है, उसके बाद फिर डिसाइड लेकिन होता है। क्या उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ खालिद भाई ने जो बात बोल दी वही ओके करना है या मुस्तफा भाई, नहीं। अगर उसमें बैठे हुए दूसरे मेंबरान ने भी, जैसे हमारी राब्ता कमेटी होती है, उसमें से किसी ने अच्छा मशवरा दिया तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन क्या उस वक्त जो पहले का टाइम था, क्या उस वक्त डिसएग्रीमेंट होते थे? और अगर होते थे तो क्या वो निकल के लोगों के मुंह से सामने आते थे या नहीं आते थे? नहीं सर, उस वक्त मैं उस टेबल का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं इतना बेहतर जानता नहीं उस वक्त के हिसाब से। अच्छा, उस वक्त की जो राब्ता कमेटी थी या वो जो लोग थे, वो क्योंकि लोग सर वो आपको ये जवाब दे सकते हैं। क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इस वजह से कर रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा होती है। आप इम्प्रूव तो हमेशा कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, कितने भी मुस्तहकम हो, कितने भी आप एक स्मूथली रन कर रहे हैं ऑपरेशंस को, बट एक बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जी आज आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट को जो है वो वेलकम किया जाता है, सुनी जाती है लोगों की बात, सुनी जाती। तो मतलब मैं ये माहौल का डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ कि उस वक्त का माहौल और आज का माहौल, क्या उस वक्त टेंशन्स होती थी विद इन द पार्टी कि भाई मैं कुछ बोलूंगा तो सामने से कुछ सुनना ना पड़ जाए? वो तो सभी देख रहे होते थे ना सर। नहीं, तो बहुत सारी चीजें सर होती थी ना सर। उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि डिस्टर्बेंस होती थी और टेंशन्स होती थी। उधर के टाइम का और इधर के टाइम में फर्क होता था। तो वो और साफ अल्फाज में ये कि जब उधर साहब आप जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, ना निकालें तो अच्छा है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त थी डिस्टर्बेंस थी, सही थी। देखिए मैं अपने शहर में अपने मुल्क में रहते हुए जो डिसीजन ले सकता हूँ वो मेरे लिए आसानी है। जो मैं ग्राउंड रियलिटीज देख रहा हूँ अपनी निगाहों से, वो अलग बात है। आपको बैठे बैठे वहां पे जो चीजें बताई जा रही हैं, या इसको ऐसे ले लेते हैं, वहां बैठे बैठे जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसमें कहीं मिसगाइड भी किया जाता था, तो वो फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल होता था। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त की ये प्रॉब्लम्स थी। हाँ। और सर इन प्रॉब्लम्स का होना, देखें इन प्रॉब्लम्स का होना कोई मायूब बात तो नहीं है ना। एक प्रॉब्लम है, वो बंदा अपने घर में भी होता है तो 10 तरीके के प्रॉब्लम्स उसको घर में भी होते हैं। मैंने ये कहा ना जी, प्रॉब्लम्स थी उस वक्त भी, प्रॉब्लम थी। सही। तो मोहित भाई, असलहे से रिलेटेड आपसे सवाल करूंगा, आप क्या समझते हैं सियासत में, आज की सियासत में असला जरूरी है? नहीं जी, आज की सियासत में जरूरी नहीं है, नकल की सियासत में जरूरी था। वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि किसी भी सियासी पार्टी को या किसी भी एक आम शहरी को असला लेना पड़ता है या लाइसेंस बनवाना पड़ता है। देखिए ना, अभी आप पिछले रमज़ान में देख सकते हैं, अभी जो रमज़ान गुजरे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मोबाइल छीनते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ था। मोबाइल ले लिया जाता था पर बंदा नहीं मारा जाता। इस दफा तो बंदे भी मारे गए, इतने 26 से 30 लोग शहीद किए गए। तो ये जब ऐसा वक्त आएगा कि कानून और का जो इंतजामिया है
जब वो कमज़ोर हो जाएगी तो उसके बाद फिर लोगों को असला या लाइसेंस वाला वेपन लेने पे मजबूर होंगे। अगर मैं ये कह समझता हूँ कि भाई रमज़ान में ऐसे वाक़या नहीं होते, ठीक है, और ये चीज़ें नहीं होती तो कोई अपने साथ कैरी नहीं करता वेपन, पर जब ये बढ़ने लगे तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत से ऐसे एक आम शहरी बेचारा जो कभी वो ये नहीं सोचता होगा कि भाई मैं वेपन लेकर चलूं, पर वो भी लेकर चल रहा था दोनों में, आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें हैं, मैं ये समझता हूँ कि हालात और वक्त के हिसाब से भी होता है कि भाई एक जब आम आदमी को जो मजबूर होना पड़ता है तो वो इसलिए मजबूर होता है कि किसी को शौक नहीं है कि जी वेपन क्या कैरी करें, और ख़ासतौर पे कराची में तो ऐसा नहीं है, महाजिर कौम तो इस चीज़ में नहीं है, इस हमारा कल्चर तो नहीं है वेपन लगा कर घूमना, पर मजबूरियाँ ऐसी आ गई, शहर के अंदर हालात ऐसे हो गए, इंतज़ामिया कह लें, पुलिस कह लें, हमारी तो IG साहब से मीटिंग भी हुई, उसमें भी हमने क्लियर ये बोला कि भाई ये ऐसे अचानक इतना कैसे बढ़ गए कि कच्चे के डाकू इस कदर आकर वो कर रहे हैं यहाँ पे। ये अभी बहुत ज्यादा नाम सुनने लगे। हाँ, बिल्कुल, पहले तो सुना भी नहीं था, पहले की नहीं, और ये हकीकत है ना सर। वो बिल्कुल ये हकीकत है कि कच्चे के डाकू इस कदर इधर आ गए थे या आए हुए हैं, तो उसके ऊपर हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस नहीं कर रही है, एक्शंस हो रहे हैं और अभी ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, आप ये भी देख रहे होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ जाएगी, पर ये वक्त के हिसाब से होती हैं सारी चीज़ें। किसी को शौक़ नहीं होता, खासतौर पे कराची की आवाम को शौक़ नहीं है असला उठाने। लेकिन सर जैसे आपने बताया कि आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी चीज़ देखी कि भाई APMSO और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है क्लैश हुआ जिसमें असले का इस्तेमाल भी हुआ, तो आप मुझे अपने एक नज़रिए से बताइएगा कि आपको ये बात कैसी लगी कि भाई एक स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जा रहा है या अपने कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से, उसके हाथ में अगर असला है लेकिन उसके हाथ में असल में तो पेन पेपर ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए, अगर उसके हाथ में असला नज़र आ रहा है तो क्या ये सही हो रहा है? नहीं सर, अब तो देखिए ना, अब नहीं नज़र आ रहा ना आपको। वो उस वक्त मैं ये समझता हूँ एक प्री प्लान कराची के साथ किया गया। अब तो आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में क्लैशेस होते हैं, अभी भी होते हैं सर, पर कोई ऐसा वेपन नहीं चल रहा होता या कोई ऐसा वेपन बरामद नहीं हो रहा होता। तो वो उस वक्त का था, बिल्कुल गलत था, नहीं होना चाहिए जी। हम बिल्कुल कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, और हमारी अब ये मतलब पॉलिसी भी ये है कि भाई पुरअमन तरीके से शहर चलना चाहिए। अदम तशद्दुद अदम तसादुम के तहत हमारी पॉलिसी है, और मैं ये समझता हूँ कि हम ये नहीं चाहते कि भाई कहीं कॉलेजेस में क्या गलियों मोहल्लों में भी ये असला की नुमाइश हो, या इस तरीके से जो माजी का एक वाक़या हो चुके हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एक वक्त था ना कराची शहर में गिनतियाँ हो रही होती थी कि आज अखबार में देखते हैं कितने लोग गिरे, कितने लोग मरे, ऐसा हुआ था ना। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर पुरअमन हो रहा है, अच्छे मतलब अमन की तरफ जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो हम भी ये समझते हैं कि जाना चाहिए। तो सर क्या समझते हैं आप कि यूथ को जिस तरीके से इंगेज किया जाना चाहिए इन पॉलिटिक्स, क्योंकि ये यूथ की इंगेजमेंट जो है पॉलिटिक्स के अंदर, ये तो हम कायदे आज़म के टाइम से सुनते चले आ रहे हैं ना, वो भी इस बात के हामी थे, तो क्या हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ यूथ को उस तरीके से इंगेज करने में कामयाब हुई हैं आज तक? मैं समझता हूँ जी हमारी पार्टी तो ये देखिए, सबसे कम उम्र थे फारूक सत्तार भाई, मेरे ख्याल में 26-27 साल के थे जब मेयर बने थे। इसी तरीके से खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी APMSO से यूथ से ही निकल कर आए ना। फैसल सजवारी भाई का भी आप ले लें, अमीन भाई कह लें, हैदर रिजवी भाई कह लें, ये सारे यूथ से निकल कर पॉलिटिक्स में आए ना। तो अगर बात ये है कि पॉजिटिव तरफ लेकर चलें तो बिल्कुल चलती हैं जी, और हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग ज़्यादातर यूथ से आए। मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैं किसी उस वक्त यूनिवर्सिटी में था या कोई कॉलेज में था, मैं भी एक यूथ था। तो उस वक्त जब मैं आया तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह MQM में तो ज़्यादातर यंग ब्लड ही आया ना, और आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि यूथ का होना किसी सियासी पार्टी में एक बहुत बड़ा हमारा जो चेंज आया। MQM जब 1987 की मैं बात करूं या 86 की बात करूं, तो ये सारे अमीनुल हक भाई, हैदर भाई, ये सारे छोटी छोटी उम्रों में थे। तो उस वक्त से ये MQM में काम कर रहे थे ना। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई आज जो हमारे सरबराह हैं, तो उस वक्त से ये उसमें काम कर रहे थे पार्टी में जब ये यंग थे। तो हमारे यहाँ तो लोग काफ़ी जो यूथ से यहाँ पे आए, पार्टी में आए, और पार्टी में यूथ का होना बहुत ज़रूरी। बिल्कुल सर, ये तो
आपने बात की कि ज़रूरी है और एमकेएम के अंदर इंगेज भी रहे, पीएमएसओ में हमने देखा कि कितने लोग, सब वो तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ही थी तो उसके अंदर सारे लोग ही यूथ से यूथ वाली उम्रों में ही थे। लेकिन क्या दूसरी पार्टीज़ भी कामयाब हुई हैं? क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान को या इवन पूरे कराची को ठीक करना सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अगर कामयाब हुई ना तो वो पीटीआई हुई, साफ बात है। उसकी तरफ जो यूथ डाइवर्ट हुई है। पर मैं ये समझता हूँ कि वो जो गए हैं ना यूथ, वो जज्बात में गए। सही। वो कहते हैं ना कि समझकर, देखकर, नजरियात को वो नहीं गए। वो सिर्फ एक शख्सियत को जो कि इमरान खान साहब हैं, उनको देखकर, तो वो उनका जाना, फिर वो यूथ को किस तरीके से मिसगाइड किया गया है, किस तरीके से मिसयूज किया गया है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है ना। अगर मैं 9 मई का वाक़े की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि भाई आप ये सोशल मीडिया उठाकर देखें कि अब मैं अगर कुछ थोड़ी सी भी चीज़ ऐसी बोलता हूं तो मेरे खिलाफ एक होती ना एक लैंग्वेज, इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है कि वो नहीं होनी चाहिए। हमारी यूथ जो है, पढ़ी लिखी यूथ जो है, वो उसमें उस ट्रैक पे चल पड़ी है जिस पे नहीं जाना चाहिए, जिससे हमारा नहीं, हमारे शहर का नहीं, हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। अगर वो आप ये देखा जाए कि भाई वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से वाक़यात हो रहे हैं, तो उसमें क्या आप समझिए शहर की, पूरे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है ना। अगर आप ये यूथ समझ लीजिए हम इमरान खान के लिए ये कर रहे हैं, भाई तुम ये करो इमरान खान के लिए, कौन मना कर रहा है, पर फर्स्ट हमारे लिए पाकिस्तान है ना, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, उनके लिए रेड लाइन खान है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ फर्स्ट मुल्क होना चाहिए, इसलिए उसको देखते हुए फिर सारी चीज़ें करना चाहिए। तो ये इस कदर मिसयूज करना, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, तो वो सही नहीं है। तो यूथ को भी चाहिए कि वो सोचे किस तरफ जा रही है। एक आवाज़ पे पूरा शहर बंद हो जाना, ये मैंने अपने बचपने से देखा, अब नहीं देखता, लेकिन एक आवाज़ आई और 5 मिनट के अंदर पैक, पूरा शहर बंद। सही होता था। फिर बात ये आ जाएगी उस टाइम के हिसाब से। उस वक्त अगर किसी का जवान, किसी घर का बच्चा जो मारा जाता था, बेकसूर होता था, तो भाई फिर उस इलाके के लोग उस पे अगर एक्शन करते थे, किसी एक्शन का रिएक्शन होता था, तो वो तो एक है ना इंसानी। अच्छा, इस बात पे ना मेरा, तो उसमें बिल्कुल बंद भी होता था और उसमें खुल भी जाता था शाम में। तो ये तो इस बात पे ना मेरा थोड़ा सा आपकी जो पार्टी है ना उससे इख्तलाफ रहता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि यार बहुत सारे कराची में ऐसे लोग, क्योंकि कराची जो है ना वो एक, मतलब हर तरफ से आके आदमी जो है वो यहाँ पे आबाद होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोई फ्रूट का काम करता है, कोई सब्जी का काम करता है, डेली वेजेस वाले बेइंतहा लोग हैं शहर में। वो लोग बड़े डिस्टर्ब, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इसलिए आपको आज आप यहाँ पे आके बैठे हैं ना, तो आपसे मैं ये सारी बातें जो जी मेरी जो बिल्कुल एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, जो मेरे दिल की बात है ना, वो मैं आपसे कर रहा हूँ, लेमैन की बात कर तो उसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों को जो डेली वेजेस वाले लोग थे परेशान देखा। मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, कि मेरे घर में फ़र्ज़ करें अगर किसी की डेथ हो गई तो मैं बोलूँ यार मेरे पड़ोस में भी खाना नहीं पकेगा। ये मेरा इख्तलाफ हमेशा से रहा है कि यार ठीक है, जो हुआ वो गलत हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही हुआ, वो बात खत्म हो गई, ठीक है, वो तो बात ही खत्म कर दें, लेकिन क्या उस एक्शन का जो रिएक्शन आ रहा है वो किसी और को तकलीफ दे रहा है, तो वो भी तो गलत हुआ ना सर। बिल्कुल सर, उस वक्त के हिसाब से बहुत सी चीज़ें गलत भी हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें सही थी। उसमें बेचारे ऐसे बेकसूर लोग भी थे जिनका कोई उसमें था नहीं लेने देने में, पर वो भी उसमें मुश्किल में आ जाते थे। तो वो उस वक्त की जो पॉलिसी थी गलत थी। उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं माजी में, हमारे से गलतियां हुई, हम ये नहीं कह रहे कि सारी चीज़ें अच्छी थी, उसमें गलतियां। बल्कि मैं तो मोहित भाई इवन यहाँ तक कहता हूँ कि किसी सड़क को बंद कर देना भी, जैसे आजकल हम देखते हैं कोई किसी पार्टी ने जुम्मे के नमाज के बाद जुलूस निकाल दिया या रैली निकाल दी, जी, तो वो वापस ऑफिस आने का 5 बजे का टाइम होता है, उसमें 2-2 घंटे लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। आपका एहतजाज अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन एहतजाज का तरीका अगर गलत होगा तो फिर लोग उसको बजाय अप्रिशिएट करने के लोग दूर हो जाएंगे।
बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इस तरीके से तशद्दुद ज़दा स्ट्राइक्स कह लें या मुजाहरे कह लें या कोई भी स्ट्रीट पे आकर वो करना, एहतजाज करना, वो कानूनन भी गलत है और एक आम शहरी उससे हर्ट होता है। ये ज़रूर आप बिल्कुल आप सही करें, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। हमने तो उन हड़तालों को बड़ा एंजॉय किया मोहित भाई। मैं बताऊँ पहले हुआ क्या, हम लोग उस एज में थे जहाँ पे बिल्कुल बेफिक्री होती है और हमने मेन रोड पे क्रिकेट खेली। बिल्कुल ये हमने किया, मैंने किया। तो हमने तो बड़ा एंजॉय कर लिया कि जैसे ट्रैफिक बंद, दुकानें बंद, कोई रोकने वाला नहीं है, दिन के टाइम 3 बजे मेन रोड पे क्रिकेट खेल लें। लेकिन अब जाके चीजें समझ में आती हैं कि यार वो जो उस वक्त लोगों ने मुश्किलें उठाई, क्योंकि हम तो उस वक्त खाने वालों में थे ना। बस आपके ही इस सवाल से मैं खास तौर पे अपनी कराची पाकिस्तान की यूथ को ही मैसेज देना चाहता हूं। देखें, हर शख्स, जैसे आप बता रहे हैं कि उस वक्त बाद में आपने आज की जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए, आपका एक एक्सपीरियंस हुआ, तो आप ये समझते हैं कि यार उस वक्त के हिसाब से गलत था। ऐसे हम भी ये समझते हैं कि उस वक्त के हिसाब से ये चीज़ें जो हमने की वो आज हम ये समझते हैं गलत था। इसी तरीके से जो आज की यूथ है, मैं उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर वो जो ये अमल कर रहे हैं, चाहे किसी के भी पीछे कर रहे हैं, अगर वो ये समझ रहे हैं, हम अपने तजुर्बे से बता रहे हैं ना, आप भी अपने मैं ये समझता हूँ कि मैं MQM का कारकुन होकर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आज शायद PTI के यूथ का या PTI के जो लोग ये अमल कर रहे हैं इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। जितना क्राइसिस हमने देखा, जितनी हमने कराची में जो एक्सट्रीमिस्ट जो एक्सट्रीम्स पे जाकर हमने जो चीज़ें की, वो शायद ये कर भी नहीं सकते। ठीक है ना। और हम मुस्तकिल लगे रहे, काफ़ी 30 साल की हमने ये वो की है। मैं कहता हूँ कि जो भी उस वक्त के हिसाब से स्ट्राइक्स थी, जो भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो नहीं होना चाहिए थे, जिसका आज हम सोचते हैं उसको कि भाई आज उन चीज़ों से मुल्क को नुकसान हो। तो मैं अपनी यूथ को भी ये समझाना चाहता हूँ कि भाई आपके अगर ये अमल करने से आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है, एक आम आदमी तरक्की करेगा, तो भले आप करें, और आपकी फौज का इसमें वावा होगी तो आप ये सब करें। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन सब चीज़ों से पाकिस्तान को नुकसान है, पाकिस्तान के नाम को नुकसान है, पाकिस्तान की अफवाज को नुकसान है, एक आम आदमी जो इस शहर में कह लें, जो इस मुल्क में कह लें, जिसको तरक्की करना चाहिए, वो बदहाली की तरफ जा रहा है, और आप ये समझ रहे हैं कि ये बेहतरी है, तो फिर आप करें। और अगर आप ये समझते हैं ये बेहतर नहीं है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आज अपनी यूथ को बताना चाहता हूँ कि भाई खुदारा ऐसे अमल ना करें जिससे हमारे मुल्क की भी बदनामी हो, जिसमें हमारे जो पाक फौज जो है उसके लिए भी परेशानी का बाइस बने, और जिससे एक आम आदमी भी मजीद वो पिसता चला जाए, नीचे आ जाए। तो हाँ, ज़रूर ऐसा अमल करना चाहिए जिसमें हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, जिसमें हमारी अफवाज का नाम रोशन हो, जिसमें हमारे एक आम आदमी को रोज़गार मिले, उसकी हेल्थ का सिस्टम अच्छा हो, उसकी तालीम का सिस्टम अच्छा हो। तो वो सारे अमल करने से वो बेहतर है। अगर स्ट्राइक्स करनी तो इन चीज़ों पर करें ना, आए ना। मैं तो जमात इस्लामी को भी कहता हूँ कि जी हर उस इशू पे वो निकल आते हैं जिससे उनका ज़ात को, उनकी पार्टी को फ़ायदा है। आज निकलते ना K4 के मामले पे निकलते, ये जो मर्दमशुमारी का जो इशू था उसके बारे में निकलते ना, जितना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने उसके लिए काम किया, मैं समझता हूँ किसी दूसरी सियासी पार्टी ने किया। अच्छा चले ठीक है, अगर हमने किया और दूसरी सियासी पार्टियों ने नहीं किया, पर वो ये इस चीज़ को तो इतना दिल तो बड़ा रखें कि भाई एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई MQM ने एक अच्छा काम किया। अगर PTI कोई अच्छा काम करे, जमात इस्लामी कोई अच्छा काम करे, तो हमें भी बोलना चाहिए। पर ये आपस की हमारी सियासी पार्टियों की इस कदर नफरतें कह लें या एक दूसरे को डिग्रेड करने का इतना हमें वो है कि आज पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में समझता हूँ बहुत ही ऐसी डटी पॉलिटिक्स हो गई, शायद दूसरे ममालिक में ना हो ऐसा। नहीं मोहित भाई, हम पर्सनलाइज हो गए। अब हम एक दूसरे के घरों में झांक रहे हैं और घरों की बातें बाहर लेकर आ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, असल में होना भी ये इसी तरीके से चाहिए मोहित भाई कि अगर मेरे पास राइट है ना कि मैं आपकी किसी गलत चीज़ पे आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो आपकी अच्छी बात की तारीफ करना भी मेरे पे फर्ज हो जाता है। तो जब मैं एक तरफ के राइट तो ले लेता हूँ कि क्रिटिसिज्म मुझे करना है, लेकिन अच्छी चीज की तारीफ कौन करेगा? नहीं करते सर। क्या आप खुद ही अपना ढंडोरा पीटेंगे? नहीं, वो उन्हीं लोगों को करनी पड़ेगी जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है
हर एक को, बिल्कुल कि भाई जिसका जो अच्छा काम है उसको बोलें, जिसका जो खराब काम है आप क्रिटिसाइज भी करें। अच्छा ठीक है, एक इलेक्शन के दौरान एक इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है, ठीक है, उस वक्त आप कर रहे हैं, सही है, समझ में। अब इलेक्शन हो गए, भाई जो जीत गया उसको एक्सेप्ट करते हुए उससे काम लें। अगर मैं आज भी पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहता रहूं, ठीक है, तो मुझे अपने इलाके के जो काम करवाने हैं वो मैं किससे करवाऊंगा? सही, ठीक है, मेरे आम आदमी का क्या कसूर है भाई कि उसने अगर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, उसने मेरा वोट, मुझे वोट दिया है, पर उसके काम ना हो, उसके भी काम होना चाहिए ना। तो हम कोशिश करना चाहिए हमें कि भाई इलेक्शन कैंपेन तक सही है, फिर उसके लिए हमें जो एक जमहूरी राइट है वो होना चाहिए, और उसमें उनको भी कहा, हाँ मुझे भी पुरअमन अगर कहीं मुजाहरा करना है या कोई ऐसी चीज करना है गवर्नमेंट के खिलाफ तो मैं करूंगा, जरूर करूंगा जी, मैं आवाज भी उठाऊंगा। मुझे कहीं असेंबली से बाइकआउट कर भी जाना पड़े तो मैं बाइकआउट करूंगा। मुझे कोई उनके खिलाफ मुजाहरा भी करना है तो मैं पुरअमन मुजाहरा करूंगा, कि भाई ऐसी बात नहीं है कि भाई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है तो जी हम बिल्कुल वो हो जाए। नहीं नहीं, हमें जहां हमारे काम हो रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम कह रहे होंगे जी हमारे काम हो रहे हैं, हमारे काम नहीं होंगे तो फिर हम मुजाहरे भी करेंगे, बाइकआउट भी करेंगे, और जो पुरअमन जो जमहूरी हिस्सा है वो बिल्कुल करेंगे। सही। तो सर हमने ये अभी देखा कि एमक्यूएम के वोट की वजह से एक गवर्नमेंट हिल गई, बिल्कुल दूसरी गवर्नमेंट आ गई, एमक्यूएम वाले इधर से उठ के इधर आए तो गवर्नमेंट के अंदर भी तब्दीली आ गई। आज भी एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ चल रही है, गवर्नमेंट के साथ, पीडीएम, मैं इसको पीडीएम कहूंगा, पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ ही चली, क्योंकि ये है तो वही ना, जी जी, वही लोग बैठे हुए कंबाइंड हो गए। तो अगर पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ एमक्यूएम आज चल रही है तो आपको क्या लगता है कि आपकी कही भी बात सुनी जा रही है, सुना जा रहा है, तो उस पर अमल किया जा रहा है, ये चीजें आपके साथ हो रही, क्योंकि यही वो बुनियादी बातें थी जिनकी वजह से आप पीटीआई से अलग हुए थे। बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी अपना मानना है, एज अ कराचीआइट, पीटीआई ने जो है वो नहीं फोकस किया कराची के ऊपर। बस आपने जवाब हमारा दे दिया, अब मैं नहीं फोकस किया, आप अलग हुए, बिल्कुल सही बात है, अगर आपने वो पॉइंट लेके आप अलग हुए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या अलग होके जिनके साथ बैठे, क्या उन्होंने आपकी बात को इंपॉर्टेंस दी, उन्होंने आपकी चीजों को माना, या उस पर अमल कर रहे हैं? चले जी, मैं आपके उससे मैं थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा है, मैं भी एक आम आदमी को शायद वो ये समझती है कि एमक्यूएम हट गई पीटीआई से, ऐसी बात नहीं है। एमक्यूएम की 7 सीटें गई तो उनकी गवर्नमेंट बनी, दी गई तो फिर गवर्नमेंट बनी, और वो 7 सीटें निकली तो फिर उनकी गवर्नमेंट गिर गई। देखिए बेसिकली हुआ ये कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को कराची से एक मैंडेट मिला, वो जिस तरीके से भी मिला, आज वो चिल्ला रहे हैं, कल हम चिल्ला रहे थे कि जी हमारा मैंडेट उन्होंने चोरी किया, और उन्होंने मुख्तलिफ ऐसे तो हम उन इलाकों में जीते हुए थे पर उनको जिताया गया। खैर एनीवे, तो मेरा कहना ये है कि आपने ये देखा होगा कि जब हमारी 7 सीटें हमने नहीं छोड़ी, पहले उनके लोगों ने पीटीआई से अलहदगी की, पहले उनके लोगों ने, जो एमएनएस थे, जो कौमी असेंबली के वो लोग थे, उन्होंने एक अलग से ग्रुप बनाना शुरू कर दिया था। हमने तो उसके बाद जाकर किया, कि हमें तो पता था ये होना है, जब उनके अपने ही उनको छोड़कर जा रहे थे तो हमने उसके बाद किया। मेरी बात ये है। दूसरी बात ये, बिल्कुल आप भी सही करें कि जिस तरह से कराची में उनको देखिए एक वोट भी मिला, उनकी सीटें भी थी, पर कराची के लिए उन्होंने क्या किया, जिस तरीके से उन्होंने वादे किए, हमारे से भी क्या वादे किए कि भाई वजीर आला के साथ मिलकर, उस वक्त जो गवर्नर थे, इनका गवर्नर भी था इमरान इस्माइल से, कि भाई कराची पैकेज दिया जाएगा, कराची में तो नहीं हुई। तो फिर जब चीज़ें नहीं हो रही थी और ये गवर्नमेंट जा रही थी तो भाई हम क्यों रहते? एक तो हमने तो उस वक्त अलहदा हुए जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो आखिरी में हमें। दूसरी बात ये कि हम उसमें जाकर हमें क्या फ़ायदा, हमें उसमें जाकर ये ज़रूर हमारी बातें मानी गई हैं। हमें जो आज आप देख रहे हो, आपको कुछ दिनों बाद कराची शहर के अंदर जो मैं ये कह रहा हूँ रोड के हवाले से, सेवरेज के हवाले से बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। वो उस वक्त की हमें डेवलपमेंट बजट के हवाले से हमारी जो बात हुई थी वो मिला है, अब वो जाकर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके वर्क ऑर्डर भी इशू हो गए, अब आपको ऑन रोड नज़र आएगा वो काम होते हुए। दूसरी बात ये देखें, हमें उसमें जाकर पीडीएम में जाकर फ़ायदा ज़रूर हुआ। हमने सेंसस के हवाले से जो इशूज़ रखे वो सुने गए। 40 साल में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सेंसस के बारे में, सेंसस जो है वो दोबारा हुआ है,
उसके बारे में चेक किया गया है, बाहर से इस्लामाबाद से टीमें आई हैं, और जो हमने जो कहा था, जो हम तो ये कह रहे थे 3 करोड़ की आबादी है, बल्कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा की है, वो जो थी वो 1 करोड़ 30 लाख पे बंद कर दी गई थी। मतलब पहले से भी उसको कम कर दिया गया था। फिर जब हमने आवाज़ उठाई, हमने जब पीडीएम की हुकूमत से बात की, तो उसके ऊपर उन्होंने दोबारा इस्लामाबाद से टीमें भेजी और दोबारा सर्वे हुए, और वो सर्वे होने के बाद 2 करोड़ 3 लाख कुछ ऐसे जाकर वो रुकी है। तो ये हमारी अचीवमेंट्स हैं सर, ऐसी बात नहीं है कि हमारी कोई वो नहीं, हमारी सुनवाई है, आज भी है, आज भी पीडीएम वाले सुनते हैं। पर वो उस दौर में तो वो खान साहब तो माशाल्लाह सुनते ही नहीं थे किसी की बात। वो तो सर ये पीडीएम वाले तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये बातें सुनते हैं, लेकिन सिंध की अगर मैं बात करूं, कराची की और फिर सिंध की, तो ये इलाका, ये हिस्सा जो है, ये पीपल्स पार्टी के हाथ में पिछले 16 साल से है जी, 2008 के इलेक्शन के बाद से आज तक। तो इस हिस्से में मैंने तो डाउनफॉल ही चीज़ों का होते देखा है। रोड्स की हालत ख़राब हुई, खराब, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स ख़त्म हो जाती हैं, कभी दिन के टाइम जल रही होती हैं और रात के टाइम बंद होती हैं, सड़कें ख़राब हैं। मैंने दूसरे शहरों में भी मेरा आना जाना हुआ है, वहाँ पे मैंने हालत देखी, कराची की हालत देखी। आपने जैसे सेंसस की बात की, मरदमशुमारी की आपने बात की, कराची की आबादी को ज़बरदस्ती कम कर दिया, बढ़ाया तो भी एक अंदाजे के मुताबिक, चलो यार ठीक है, इतनी नहीं होगी, इतनी हो जाएगी, इतनी कर देते हैं। सर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा? एक घर में अगर 5 लोग हैं और मैंने अंदाजा लगाया हुआ है कि नहीं जी इस घर में 2 लोग हैं, तो मैं 2 लोगों के हिसाब से ही राशन लेके आ रहा हूं, लेकिन खाने वाले तो 5 हैं, तो वो राशन 15 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर मैं मर्दमशुमारी में गलत लोगों की काउंटिंग कर रहा हूं, तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जो भी कुछ कराची को मिलना है या सिंध को मिलना है, वो गलत ही काउंट होगा, और उसकी कैलकुलेशन हमेशा गलत ही रहेगी जब तक आप सही बंदों को काउंट नहीं करेंगे। तो ये रिसोर्सेज तो हमेशा शॉर्ट रहेंगी। और फिर एक और भी बात ये होती है कि जो रिसोर्सेज आपको एलोकेट होती हैं, उनका इस्तेमाल भी किस तरीके से किया जा रहा है, ये हम सबके सामने। पिछले 16 साल से लोग बैठे हैं और पिछले 16 साल से हम अपने शहर की हालत नीचे देख रहे हैं। मैं एज अ कराची आइट बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, कोई मेरा मकसद किसी के कंधों पे वो बोझ डालना नहीं है, लेकिन क्योंकि एक आम आदमी सफ़र करता है, एक आम आदमी जब सड़क पे चलता है, एक आम आदमी की गाड़ी जब सड़क पे चलती है, तो उसको 25 जगह पे जो है स्पीड ब्रेकर्स के अलावा भी ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ें जब हम देखने के लिए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों की आप कितने लेवल पे जाके, किस लेवल पे जाके आप इनसे बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी, और क्योंकि आप इनके इत्तेहादी हैं। नहीं, हम सिंध में इत्तेहादी नहीं है। नहीं, मतलब नेशनल लेवल पे तो आप इत्तेहादी हैं ना, तो मतलब नेशनल लेवल पे भी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब नेशनल लेवल पे ये बैठे हैं, और ऑब्वियसली सिंध में भी इनकी सदर, इनकी पार्टी के सदर हैं और सूबा भी इन्हीं के पास है, तो इनकी बातों को इम्पोर्टेंस तो मिलनी चाहिए ना, एलोकेशंस तो होनी चाहिए। सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का और वो इतना ज़्यादा इग्नोर्ड है, तो हर यहाँ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा दिए जाए। आप ही लोग बोलते हैं ना कि जी सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, तो सबसे ज़्यादा टैक्स देने, जो कमाऊ पूत है, घर के अंदर भी 4 बेटे होते हैं ना, तो जो कमाऊ पूत होता है उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। तो बिल्कुल ये कब तक बातें पहुंचेंगी उन तक, और कब तक इन मसलों का सलूशन मिलेगा हमें? देखिए जी, सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत जो बेटा होता है उसकी भी घर में इज्जत होती है, बिल्कुल सही। पर इधर ये है कि भाई वो इक़्तिदार जो है ना, वो असल में जो कमा रहा है उसमें से कोई इक़्तिदार में नहीं है। इक़्तिदार में वो लोग हैं जो रूरल एरिया से आकर यहाँ पे अर्बन एरिया को वो कर रहे हैं सर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक, अभी आप देखें पीपल्स पार्टी की 114 से भी ज़्यादा सीटें हैं, पिछले दफ़ा से भी ज़्यादा हैं, तो अब वो देखें उनका तो वज़ीर आला बनेगा, जिसकी इतनी सीटें होंगी उसका वज़ीर आला। और कराची की जो सीटें हैं वो मैं समझता हूँ वो कराची हैदराबाद की भी मिला लें तो कभी आपका वज़ीर आला अगर एक ही पार्टी को मिल जाए तो नहीं बन सकता। बस थोड़ा सा ओनरशिप की बात है। मैं बिल्कुल, ये जो अभी वक्त पे जो सीएम है उनका ये 7 साल हो गए मुस्तकिल सीएम है, अब ये 8वां साल स्टार्ट हो गया। तो भाई मैं तो ये समझता हूँ कि उनको पेन लेना चाहिए, उनको अगर अल्लाह मौका दे रहा है तो उनको फिर काम और डिलीवर कर देना चाहिए। पर अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है ना, वो रोड पे काम करने की नहीं है। वो नहीं चाहते कि शहर और जो ख़ास तौर पे कराची का एरिया है या हैदराबाद का एरिया है कि उसमें बेहतरी आए।
पर हम ज़रूर उनसे हम हर जो इश्यूज होते हैं, कराची की डेवलपमेंट के इशू हैं, तो मुर्तज़ा वहाब साहब, उनका मेयर भी उनका ही है इस दफ़ा है, तो क्योंकि हमने बाइकआउट किया था तो फिर उनको ही मतलब उनकी सीटें थी तो वो लोग आए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम तो जहाँ शहर के लिए बात होती है वहाँ हम जाते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब से भी बात करते हैं, हम वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से भी बात करते हैं, हमें अभी आपने देखा होगा जरदारी साहब से भी मिले, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के साथ हमारा वफ़, तो वो हुआ। पर बात ये है कि जी मैं समझता हूँ ओनरशिप की बात है। जब तक ये इस शहर को भी सिंध का हिस्सा नहीं समझेंगे, ओन नहीं करेंगे, तो जब तक नहीं होगा। अगर ये समझते रहें कि सिर्फ इसमें से निचोड़ना है तो कब तक निचोड़ेंगे जी। देखें, हमें एक दफ़ा मौका मिला ना सर, मुशर्रफ साहब के दौर में मुस्तफ़ा कमाल भाई जो सिटी नाजिम बने 2005 से लेकर 2009 तक, तो डिलीवर किया ना, नजर आया ना। उस वक्त मैं आपको क्लियर बताऊं कि लोग पंजाब से आते थे और कहते थे जी हम कराची देखने के लिए आए हैं कि कराची में ऐसा क्या हो रहा है, अंडरपासेस रातों रात क्या चेंजिंग आ रही है। सही बात है। तो वो किया काम। तो उस वक्त हम उस वक्त भी ओनरशिप शहर की लेते थे, आज भी लेते हैं। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि भाई इनको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से नहीं चल सकता। और वो शहर भी खुद कराची से ही है ना सर। जी हाँ सर, मसलों को आप लोगों से ज्यादा कौन समझेगा। जी हाँ, बात ये ना कि आज हमारे पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है ना सर, आज हम गवर्नमेंट का इधर हिस्सा नहीं है। कल को मैं टाउन नाजिम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था कराची में, ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रह चुका हूं मैं। तो आज जो लोग मुझसे सवालात कर रहे हैं या जो मसाइल के लिए कह रहे हैं, कल तक मेरे पास इख्तियार था, वो मैं उनको डिलीवर कर देता था, उनको करवा कर देता। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने शहर के अंदर चीजों को बेहतर कर दिखाया ना। बिल्कुल। जब वो सड़क पे खड़े हुए थे ना, जब वो मेयर थे, उस वक्त भी शहर जो था वो अंधेरों की तरफ जा रहा था, रोशनियों का शहर बनाकर कराची दिखाया ना, जो कहते थे। उन्होंने भी उस जगहों पे पानी की लाइनें पहुंचाई ना जहां पे हमारा एक वोटर भी नहीं था। लेकिन सर अब मसला ये है कि अब फिर हम उस हालत को आ गए कि वो पानी की लाइनों में गटर का पानी आता है। सर वो तो अब हम इंशाल्लाह K4 के हवाले से लड़ रहे हैं ना, बात उठा रहे हैं। अब इस शहर के अंदर मेरे उसके अंदर एक बल्कि आपके भी एरिया में आती है, वो रेड लाइन बन रही है। अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि जब वो स्टार्ट हुई तो वो कुछ 7 अरब की थी, आज वो 17 अरब पे चले गई है। उसको खत्म होना था 2024 14 अगस्त को, पर अभी तक 2027 तक भी नजर नहीं आ रही वो खत्म होते हुए। तो ये तो इस शहर का अलमिया है सर। इस शहर के जो लोगों के हाथ में मैं समझता हूँ पावर्स हैं या जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनको चलाने वाले इस कदर वो बेहिस लोग हो गए हैं कि उनको कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो सर कि उसमें एक बिल्कुल एक आम आदमी जिस तरह से डिस्टर्ब उधर हो रहा है, इनको पता है कि किस तरीके से मिट्टी उड़ती है, किस तरीके से ट्रैफिक में लोग जाम हो जाता है, किस तरीके से उधर का जो कारोबार है वो तबाह हो रहा है। इन्होंने सोचा है? उसको नहीं सोचते सर। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने खुद उस रोड से जाना छोड़ दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि जो उस रोड की हालत है, और मेरा आज मानना ये है कि वो पुल की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत ही नहीं थी। बहुत अच्छी बात। 50 बसें लेके वैसी रोड पे चला देते जो कि कहीं तक भी जा सकती थी। आपने एक अलग से ट्रैक बनाया, चौड़ी रोड को छोटा कर दिया। एक आम आदमी सफर कर रहा है, उसकी वजह से सफर करेगा और आगे भी करेगा, बनने के बाद भी करेगा, क्योंकि हमने वो पहले वाला मंसूबा कराची में देख लिया ना कि उसके साथ क्या हुआ, रोड बिल्कुल श्रिंक हो गई, बिल्कुल श्रिंक हो गई। अब इस रोड के साथ भी यही होगा। और इस रोड पे फिर जो ये कमर्शियल पट्टी हुई है पूरी, बिल्कुल वो सारे लोगों को भी आने वाले दिनों में बहुत से मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। तो सर आप जैसे लीडरान जो इतने विजनरी लोग हैं, इतनी पुराने पार्टी के साथ मौजूद हैं, आप जब आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा, आपकी बातों को वो उस तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, मसलों को हल नहीं कर रहे, सिंपल वर्ड्स में, जी, तो आप क्यों हैं उनके साथ? छोड़ दें उनका साथ। नहीं सर, ऐसा क्यों? हम नहीं है साथ। हम सिंध गवर्नमेंट में मैं तो नेशनल लेवल पे भी नेशनल लेवल पे तो हम नून लीग के साथ हैं। और देखें नेशनल लेवल का इशू ये है कि हम जब भी नेशनल लेवल पे जाते हैं, चाहे हम PTI के साथ गए थे, चाहे उससे पहले नून लीग के साथ गए थे, चाहे उसके बाद PDM के साथ गए थे, चाहे आज हम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हम हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। हम चाहते हैं कि वफाक में रहकर पाकिस्तान की सही तरीके से मतलब जो भी कानून साजी है या जो आवाज़ है वो बनकर हम कौमी असम्बली में बैठें ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। तो हमने हमेशा हुकूमत का, जो लोग कहते हैं आप हिस्सा बन गए, भाई हम हुकूमत का हिस्सा इसलिए बनते हैं उसमें कि भाई कम अज़ कम मुल्क की मजबूती के लिए बनते हैं, बेसिकली जमहूरियत की मजबूती के लिए बनते हैं।
तो हम ऐसी अपोजिशन के साथ नहीं बैठ सकते। आज जो अपोजिशन है उसके साथ तो कभी नहीं बैठ सकते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जी हम बिल्कुल आप जो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं बाहर आ जाते, हम सिंध गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट में हम अपोजिशन में बैठे हैं और हम आवाज़ उठाते हैं। हम अभी जो रमज़ान में जो वाक़े हो रहे थे तो हमने असेंबली का इजलास नहीं हो रहा था, हमने इजलास के बगैर हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की हैं। हमने आईजी के साथ जाकर, वज़ीर दाखिला के साथ जाकर आईजी साहब से भी मिले हम लोग। ऐसी बात नहीं, हमने इश्यूज़ पे बात की और आने वाले दिनों में भी जो इश्यूज़ आएंगे और जैसे ये रेड लाइन का इशू है और ऐसे भरमार इशू है तो उसके ऊपर हम आवाज़ भी उठाएंगे और इनसे बात भी करेंगे और इनको जगहों पर भी लेकर आएंगे कि जी आइए। और अगर ये नहीं समझते तो फिर एक पावर आवाम है, आवाम की ताकत पीछे बैठी हुई है। तो अल्लाह ना करे, मैं तो ये नहीं चाहता कि हम आवाम बेचारी, पता है मोहित भाई, आवाम तो ऐसी हो गई ना कि वो बिजली, गैस और उसी में उलझा दिया, उसी में उलझ गई है कि वो समझ ही नहीं पाती कि मैं घर का किराया दूं, बच्चों की स्कूल की फीस दूं या बिजली का बिल भरूं। बिल्कुल के इलेक्ट्रिक की अभी मैं कल ही सुन रहा था कि 2 रुपए 80 पैसे या पता नहीं 18 रुपए की समरी गई है और उन्होंने 9 रुपए बढ़ा दिए हैं या कितने पैसे बढ़ा दिए हैं। तो आम आदमी तो इसी चीज में उलझ के रह गया, उसके पास तो ये सोचने का टाइम ही नहीं बचा कि रोड सही है या नहीं है। मोहित भाई, इतने अरसे से आप माशाल्लाह से पार्टी के साथ एसोसिएटेड रहे, एमपीए भी हैं और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी हैं, तो क्या क्या आपके अंडर जो है वो चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन तो मैं रहा, हाँ, अब नहीं हूँ। अब तो वो टाउन सिस्टम हो गया ना, वो बल्दियात का जो था उसमें, जिसमें वसीम अख्तर भाई मेयर थे, तो उसमें तो बहुत सारे मेरे पास इख्तियारात थे सर। उसमें मेरे पास मतलब ये इलाके की पार्क और ये आपके पास जो इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट सेल मेरे पास था जी, मतलब MND मेरे पास होता है जिसमें लाइटें होती हैं, BNR होता है जिसमें डेवलपमेंट होती है, रोड कारपेटिंग, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती थी उस ज़माने में, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से चीज़ें होती थी। तो MPA तो एक अपोजिशन में एक MPA है, वो तो बिल्कुल आज मेरे पास लोग मुझे कंप्लेन करते हैं जी, हमारे क्या कंप्लेंट्स हैं, उनकी कंप्लेंट्स भी वही हैं जो उससे पर्टेन करती हैं, सारी बल्दियाती सिस्टम से करती हैं। मुझे तो बड़े अफसोस से बताना पड़ता है कि मैं किसी बुराई नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल, आप एक सर्वे करें, बिल्कुल निकलें, आप एक सर्वे करें, एक मेरे दौर का सर्वे करें, एक आज के लोगों का। भाई यही लोग जो जमात वाले बैठे हुए हैं, ये लोग कहते थे ना, हम वसीम अख्तर भाई जब उस वक्त शोर करते थे कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है और हमें कोई ऐसा कोई सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं है, कोई ग्रांट नहीं मिल रही, तो ये लोग हंसते थे और ये लोग बोलते थे रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते। आज मैं इनसे सवाल करता हूँ कि भाई उस एरिया में मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने जो मेरा एरिया था डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनशिप का, मैं अपने ईस्ट का चेयरमैन था, मैं अपने वक्त की बात करता हूँ कि भाई मैंने जैसे तैसे कर मैं ये नहीं कह रहा 100% फुलफिल नहीं किया होगा, पर फिर भी मैंने 40-30% तो किया होगा उन हालात में। मैं ये भी नहीं कह रहा 70% पे भी नहीं जा रहा, मैं 40-50% की बात कर रहा हूँ। आज जमात का एक कौंसलर इलाके में नज़र नहीं आता, आज जमात का एक यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन नज़र नहीं आता, आज कोई ऐसा उनका काउंसलर नहीं है जो आवाम के दरमियान हो। यकीन करें वो सारे काम जो उनके हैं, लोग मुझे रोज़ किस सतह पे, अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है, मुझे कॉल्स आती हैं, यही आती है कि जी लाइट ऑन करा दो, स्ट्रीट लाइट बंद हो गई है, हमारे घर के बाहर सेवरेज बह रहा है, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, हमारे घर में वाटर एंड सेवरेज मिलकर आ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं जो पटेल हमसे नहीं करते, हमारा बेसिकली काम है, सुबह असेंबली के मेंबरान का काम होता है कानून साजी करना, बेसिक हमारा ये काम है। पर हमें अफसोस के साथ ही बताना पड़ा, हमें लोड शेडिंग के इश्यूज हैं, लोगों को वो देखने पड़ रहे हैं। तो ये इस वक्त तो मैं भी ये समझता था कि यार शायद जमात वाले कुछ ना कुछ काम करें, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ये मायूस किया है अवाम को। और अगर कोई ऐसा मसला होता है तो वो पूरे शहर के अंदर इनके स्ट्रीमर्स लग जाते हैं, इनके बैनर्स लग जाते हैं अपना, पर इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये एक गटर का ढकना लगा सकें। अरबों रुपए ये अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देते हैं, पर 1-2,000-2,500 का एक गटर का ढक्कन नहीं लगा सकते। तो ये बड़ा ही अफसोस है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आप जो पूछ रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इसमें क्या, बस जो उस वक्त के हमारे पास चीज़ें थी वो डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, तो उस वक्त वो था। अब हम MPA हैं तो MP के हवाले से जो इश्यूज होते हैं बस हम उसको कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास कोई पावर्स नहीं है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं MD को, हम SC जो होता है, एक्सीएन जो होते हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये काम कराया जाए, और हम उसके ऊपर अगर नहीं भी होते तो फिर लेटर भी लिखते हैं। और अगर अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहा हूँ
तो कुछ ना कुछ सुनवाई हो जाती है, थोड़ा बहुत काम हो जाता है, और अगर नहीं होता तो फिर बार बार उनको रिपीट भी तो सर हमारी जो सिटी के मेयर साहब हैं, तो उनको ज़रा झंझोड़ें, उनको खंगालें, उनको नींद से उठाएं कि भाई ठीक है, ये हर जगह पे जाके सिर्फ चेहरा दिखाना मकसद नहीं है, आवाम काम चाहती है सर। बिल्कुल जनाब, चाहे वो आप करें, वो पीपल्स पार्टी करे, एक अगर बंदे के घर में सुकून से अगर उसको रहने को मिल जाए, यही रिक्वायरमेंट है, और इससे बड़ी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए मेरा ईमान ये है, और मेरा प्रैक्टिकल भी है, मैंने किया है ये, मैंने फील्ड में जाकर ये चीज़ें देखी हैं कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर उस जगह की ओनरशिप होनी चाहिए कि भाई मैं इस जगह को ओन करता हूँ, मैं इसका काम करने को तैयार हूँ, तो फिर वो काम हो जाता है। मोहित भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और दिल से निकलती हुई बात, और मेरे ख्याल में आपके भी दिल से निकलते हुए जवाब। तो जाते जाते मोहित भाई क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? किसी को भी दे दें, कोई भी मैसेज, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं मज़ा आया। देखिए, मैं भी बिल्कुल एक आम आदमी की तरह मैंने बात की है, और मैं भी एक आम आदमी हूँ। मैंने कोई ऐसी कॉस्मेटिक बातें नहीं की। जो रियलिटीज़ हैं, जो हो रहा है शहर के अंदर, चाहे उसमें हमारी पार्टी की थी या दूसरी सियासी पार्टियों के लिए बात की, तो ये बिल्कुल बाखुदा बिल्कुल दिल से और सच्ची बात की है मैंने। कोई मैंने ऐसी उनको मैं बढ़ा चढ़ा कर बहुत बोल सकता था, मैं हर सियासी पार्टी को, जैसे दूसरे सियासतदान बुरा भला कहते थे, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बोल सकता था, पर मैंने जो एक तहजीब के अंदर रहते हुए और जो एक सियासी कारकुन की हैसियत से या सियासतदान की हैसियत से जो बात की, मैंने वो बात की है। मैंने किसी के ऊपर नाजायज़ एलिगेशंस नहीं। मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपकी इधर से भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार, हमारी यूथ को भी समझना चाहिए, हमारी आवाम को भी समझना चाहिए कि भाई बात वो करें जो कि सच्ची हो, बात वो करें जो कि आपके मुल्क के, आपके शहर के फ़ायदे की हो, बात वो उठाएं जिससे आपके घर वालों की, आपकी पार्टी की, आपके मुल्क की बदनामी नहीं हो रही। हमारे कुछ लोग इस ट्रेंड पे जा रहे हैं कि जी मैं आपको बुरा बोलूंगा तो मैं शायद अच्छा कहलाऊंगा। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बुरा बोलूंगा, कल लोग मुझे बुरा बोलेंगे। तो इस चीज़ को समझते हुए मैंने बहुत ही उस तरीके से समझाई, बताना चाह रहा हूँ लोगों को बात कि भाई समझें, ये मुल्क है तो हम हैं। यकीन करें, इससे अच्छा मुल्क नहीं है, इससे अच्छा शहर, कराची शहर से अच्छा कोई शहर नहीं है। पूरे पाकिस्तान के लोग नहीं, दुनिया से लोग इधर आते हैं। मैं अरबाब इख्तियार को भी आपके उससे बोलना चाहता हूं कि भाई अगर जो इस तरह के राइट्स हैं, जो इधर के हकूक हैं, जो इधर के लोगों के मसाइल हैं, ज़रूर आप देखें और उसको हल करें। आप हल करेंगे, आज ये रेवेन्यू आपको अगर 65-70% दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल इससे ज़्यादा ये रेवेन्यू देकर दिखाएगा। हम भी सारे देखें, दूसरे शहरों से जितने लोग आते हैं हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम उनको कह रहे हैं इधर रोज़गार करो, अच्छा है। जब वो रोज़गार इधर से कर रहे हैं, तो फिर इधर के जो रहने वाले हैं या जो ये शहर है, ये और डेवलप होना चाहिए, और इसके जो साथ नाजायज़ हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। थैंक यू। तो मोहित भाई, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, और दिल की बात जो है वो एक आम आदमी के दिल तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। ये चीज़ें थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप कि मेरी और मोहित भाई की जो कन्वर्सेशन है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर आप लोगों को मिली होंगी जो कि एक आम आदमी के मसलों की तरफ इशारा कर रही हैं, या आम आदमी के मसलों का कोई हल बता रही हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कीजिएगा हमें, और जहाँ रहें खुश रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। This is the Aam Aadmi signing off. Allah Hafiz.